डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं साइंस सेट 2 का इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में सॉल्यूशन करेक्ट आंसर्स के साथ में। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर सॉल्यूशन जो दूसरे चैनल पे मिल रहा है वो सही नहीं मिल रहा है, यानी कि वो सॉल्यूशंस राइट नहीं बताए जा रहे हैं। पूछा कुछ क्वेश्चन में जा रहा है, बताया कुछ जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों से सावधान रहे, नहीं तो आप पढ़ते हुए भी यानी कि आपको याद होते हुए क्वेश्चन का आंसर आप गलत लिख के आओगे और आपके मार्क्स कट जाएंगे। यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनना, सारी चीज़ें बता दूंगा यहाँ पे। और जितने भी आपके क्वेश्चंस पेपर हैं उनको सॉल्व किया जा रहा है। जल्दबाजी ना करें और संयम रखें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक लिखना है और किसी चालक में विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर। पहला क्वेश्चन जो है, तो यहाँ पर विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो होता है आपका एम्पियर, ठीक है, जिसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और किसी चालक में विद्युत धारा को मापने के लिए हम एमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसी को मैंने यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में यानी इंग्लिश मीडियम के लिए लिखा हुआ है। और जो है कंडक्ट एमीटर जो है इसको यूज़ करते हैं हम किस लिए, मेज़र करने के लिए करंट इन ए सर्किट, ठीक है। यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, जो जो आंसर में कुछ चीज़ें होंगी वो हाईलाइट करके दिखा दूंगा मैं आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रतिरोध की एसआई मात्रक जो है आपको बतानी है। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस की, ठीक है। और किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है हाँ या नहीं। तो देखिए प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है वो ओम होता है, जिसको हम सिंबल ओम से डिनोट करते हैं, जो पाई जैसा होता है, ठीक है ना। आपने भी देखा होगा कि ये पाई जैसा बनता है, तो ये ओम हो गया। इसके बाद में हम लिख सकते हैं यस हाँ, किसी भी तार का प्रतिरोध जो है उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, ये ध्यान रखना है। क्लियर हुआ। और यहाँ पर जो है हमने इंग्लिश में भी लिखा है, रेजिस्टेंस जो यूनिट है, यूनिट रेजिस्टेंस का वो होता है ओम, जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया है, ठीक है, ये आपका ओम होता है। और यहाँ पर जो है यस द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक वायर डिपेंड्स ऑन इन इट्स लेंथ, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको, तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या पूछा गया है, ऐसे दो धातुओं के नाम बताने हैं जिसे आसानी से चाकू से काट देने हैं। मेटल्स बताने हैं आपको दैट कैन बी इजीली कट बाय नाइफ। तो सोडियम आपका एक मेटल है और पोटेशियम जो आपका एक मेटल है, दोनों ही मेटल हैं। और दोनों ही मेटल्स को आप इजीली कट कर सकते हैं, किससे, विद नाइफ, यानी चाकू से आप इसको काट सकते हैं, ठीक है। यानी कि चाकू से काटा जा सकता है, जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया CH3COCH3 यानी कि आपका जो है एसीटोन। और आपका जो दूसरा पार्ट पूछा है C2H4 यानी कि आपका एथिलीन, जो है कौन सा प्रक्रियात्मक समूह में उपस्थित होता है, ये आपको बताना है, फंक्शनल ग्रुप बताना है इनका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए CH3COH CO CH3 जो है एसीटोन, ये आपका जो है कीटोन में कीटोन प्रयात्मक समूह में, जो है इसका हिंदी थोड़ा सा बोलने में, ये प्रकार्यात्मक समूह में उपस्थित होता है, यानी कि इसके अंदर कौन सा समूह होता है, कीटोन। और जो C2H4 है ये इथिलीन है, जो कि एक सरल फॉर्म है किसका, अल्कीन का, एक सरलतम अल्कीन है। इसका कोई भी प्रकारात्मक समूह नहीं होता है भैया, ठीक है। कोई बताए कि इसका होता है तो वो गलत बता रहा है, ठीक है। इसका कोई भी फंक्शन ग्रुप नहीं होता है, बस ये एक सरलतम अल्कीन है, ठीक है। ये अल्कीन है। अब कोई बोलेगा कि अल्कीन है तो अल्कीन ही इसका फंक्शनल ग्रुप है, नहीं, ठीक है। ध्यान रखना है, यहाँ पर मैंने लिखा है C2H4 इज इथीन विच इज ए सिंपल एल्कीन, ठीक है। इट डज नॉट हैव एनी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ऊपर वाला एसीटोन जो कीटोन का आपका फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये इथीन का फंक्शनल ग्रुप नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है वो आपका C2H2N होता है। और आपका N अगर जीरो करोगे तो H की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो इसलिए इसका नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या बताया गया उसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जीवाश्म क्या है। तो यहाँ पर देखिए, पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को, जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो बहुत पुराने जो सजीव थे उनके अवशेष जो चट्टानों में दबे रह गए या उसमें
उनकी छाप छूटी रह गई जो आज भी मिलते हैं उन्हें हम जीवाश्म कहते हैं। ठीक है। फॉसिल्स आर द इम्प्रेशंस और इम्प्रिंट्स लेफ्ट बाय सम प्रीवियस ऑर्गेनिज्म इन सॉफ्ट मड और सेडिमेंट्री रॉक्स विच subsequently hardened. Fossils are also molded and casts of entire organism that got preserved। ठीक है, इस तरह से ये आपको डेफिनेशन लिखनी होगी। इसमें आपको जब डेफिनेशन कोई चीज़ पूछी जाती है तो थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाता है। डेफिनेशंस सबसे इजी होते हैं लेकिन अगर उनको आप सही से याद करो तब। क्वेश्चन नंबर 6 है, वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेड ट्रेट्स? तो माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी आसानी से संचारित होने वाले मौलिक गुण जो है अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी आसानी से संचरित होने वाले मौलिक गुण जो है अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। तो इसको हम हिंदी में लिखेंगे, फंडामेंटल ट्रेट्स आर easily transmitted from parent to generation और called inherited traits। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे? एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण आपको देना है। तो खाद्य श्रृंखला का उदाहरण यहाँ पर देख सकते हो, घास है, पहले ग्रास है, फिर उसको ग्रास को जो है टिड्डा खा जाता है, फिर उसके बाद में उस टिड्डे को मेंढक खा जाता है, इस मेंढक को सांप खा जाता है, और इस सांप को जो पक्षी वगैरह है, जो ईगल है आपके, चील वगैरह, ये बाज, ये खा जाते हैं। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं, ये लिंक जो है आप एक एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हैं। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है सेक्शन बी, ओम का नियम बताएं। इस नियम के आधार पर विभवांतर तथा विद्युत धारा में संबंध लिखिए और प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। यानी कि आपको ओम लॉ बताना है और रिलेशन बताना है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट में। उसके बाद में डिफाइन करना है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर को। ठीक है। तो ओम का नियम क्या है? यदि भौतिक अवस्थाएं जैसे आपकी ताप, लंबाई इत्यादि स्थिर हों, तब किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर वोल्टेज, यानी कि विभवांतर मतलब होता है वोल्टेज, वी से डिनोट करते हैं, उस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। बस ये है इसकी डेफिनेशन। और अर्थात यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या फिर हम लिख सकते हैं, अगर इसको इक्वल्स टू का प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना चाहें तो हम इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, तो एक जो है इसके साथ कांस्टेंट जो जाएगा वो कांस्टेंट होता है R, जो कि हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है। तो ये हमारा जो है इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये हमारा V इक्वल्स टू आई आर जो है, यहाँ पर R एक नियतांक है जिसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यही हमने इंग्लिश में समझाया है। ओम्स लॉ स्टेट दैट वोल्टेज अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड ऑल फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तभी ओम लॉ लागू होगा, नहीं तो होगा नहीं। तो V इक्वल्स टू आई आर जो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। ठीक है। आगे भी इसको हम देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, इसी का जो दूसरा पार्ट पूछा गया है, क्या करना है कि आपका जो, ये हमने रिलेशन भी बता दिया, रिलेशन उसने पूछा था तो V इक्वल्स टू आई आर होता है, ये हमने जो है ये बता दिया। ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया है आपको रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो है डिफाइन करना है। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होता है? चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। अथवा हम कह सकते हैं किसी पदार्थ की वह विशेषता जिसके द्वारा पदार्थ में करंट बहने में बाधा डाली जा सकती है, बाधा डालती है, प्रतिरोध कहलाती है। ठीक है। तो ये चीज हो गई समझ में। अब आगे जो है इसको इंग्लिश में भी हमने बताया है कि रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। बस सिंपल है, बहुत सिंपल डेफिनेशंस बताई हैं मैंने आपको। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हैं? कई स्टूडेंट तो बोल रहे हैं सर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पूछी हैं और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं, केवल चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं और पूछा तो रेखाएं हैं। तो ये भी आपका मिस्टेक हो जाएगा। अगर आंसर आप लिख के आते हो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लिखते हो और बताते केवल चुंबकीय क्षेत्र हो, तो आपका आंसर वैसे ही गलत होना है। और इसके दो गुण जो है हमें बताने हैं, कोई भी दो प्रॉपर्टीज जो है, टू प्रॉपर्टीज बताएंगे हम इसकी, और इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चलो डिस्कस करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के चारों ओर काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है। ये क्या होती हैं? चुंबक के चारों ओर काल्पनिक रेखाएं होती हैं। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है ये क्या होती हैं? चुंबकीय प्रमाण को
परिमाण को प्रदर्शित करती हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड को प्रदर्शित करती हैं चुंबकीय रेखाएं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस अराउंड द मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये होती है चुंबकीय बल रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, और यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कि इसके गुण क्या हो सकते हैं। तो किसी भी चुंबकीय बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। किसको व्यक्त करती है? दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है, और जो है दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है, और उसके अलावा तीसरा भी लिख सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वक्र रेखाएं होती हैं, यानी क्लोज कर्व बनाती हैं। ठीक है, और इसी को हमने हिंदी में भी यहाँ पे बताया है, टेंजेंट ड्राउन टू एनी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी भी मैग्नेटिक रेखा पर, लाइन पर, तो वो टेंजेंट जो है उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट्स, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व लाइंस। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं उसकी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संक्षारण किसे कहते हैं और इससे सुरक्षा के उपाय आपको बताने हैं। तो बहुत सारे उपाय हैं। संक्षारण की डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, संक्षारण क्या है आपका? संक्षारण जो है ये है आपका कि धातुएं जो है ये वायुमंडल की नमी जैसे CO2, SO2, NO2, H2, SCO2 और SO2, NO2, H2S जो है, कोई कई ये जो है NO2 दो बार जैसे आ गया है तो इनको हटा देना। कोई जो चीज़ आ गई है दो बार उसको हटा देना। आदि गैसों से क्रिया करके अवांछनीय यौगिक की परत बना लेती हैं अपने ऊपर, जिसे हम धातुओं की सतह को खराब देख पाते हैं, यानी कि उस सतह कैसी हो जाती है? खराब हो जाती है। यही क्रिया जो है इसकी संक्षारण कहलाती है। उदाहरण तो आप जानते ही हैं, लोहे पे जंग लगना, तांबे के बर्तन नीले हो जाना और सोने चांदी के गहने जो है वो काले हो जाना। ठीक है, लेकिन आप संचारण को कैसे रोक सकते हैं? तो आप रोक सकते हैं ग्रीस या तेल लगा करके, आप पेंट या वार्निश करके रोक सकते हैं, आप विद्युत लेपन करेंगे तो भी आप रोक सकते हैं। तो यही जो है इंग्लिश में भी है, द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ प्योर मेटल बाय एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। बस यही है आपका आंसर। और यहाँ पर जो है मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन क्या क्या है? तो द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय ग्रीजिंग, पेंटिंग, गैल्वेनाइजिंग, आयोनाइजिंग, बहुत सारे हैं, ऑयलिंग ऑफ द सरफेस, बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारे मतलब मेथड से आप प्रिवेंट कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। सॉरी। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपको अंतर बताने हैं। तो चलिए बताते हैं। देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन इधर लिखा है और असंतृप्त इधर लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है संतृप्त और असंतृप्त के बीच में जो हम अंतर डिफरेंशिएट कर देंगे। वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बंद द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं, ठीक है ना, तो उसे संतृप्त कहते हैं। और जिसमें आपके त्रिबंध होते हैं उसे असंतृप्त कहते हैं। इसके बाद में ये बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं और ये बहुत अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये कम होते हैं और ये अधिक होते हैं दूसरे वाले असंतृप्त। और इसका सामान्य सूत्र जो है CN2N+2 होता है। ठीक है, और इसका सामान्य सूत्र CN2N होता है। ठीक है, CN2N होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? और जो है द्विबंध वाले सामान्य सूत्र तो CN2N होता है इसके अंदर असंतृप्त वाले, और जो त्रिबंध वाले होते हैं उसका सूत्र जो है CN2N-2 होता है। दोनों सूत्र होते हैं इसमें, दो दो सूत्र इसमें, एक ही सूत्र से काम चल जाता है। इसे एल्कीन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है इनको हम क्या कहते हैं? एल्कीन एवं त्रिबंध वाले को एल्काइन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसका प्रथम सदस्य जो है वो कौन सा है? मीथेन है, मीथेन। और इसका जो प्रथम सदस्य है वो है एथीन, और त्रिबंध वाले का प्रथम सदस्य जो है एथाइन। तो इस तरह से आप कोई भी 3 या 4 अपने आसानी से याद कर सकते हैं। क्लियर हुआ? इसी को इंग्लिश वर्जन में मैंने लिखा है, यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिख दिए, आप आराम से देख सकते हैं। तो इनको भी आप पढ़ सकते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को। ठीक है, आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैव आवर्धन क्या है? तो विभिन्न साधनों द्वारा हानिप्रद रसायनों का हमारी आहार श्रृंखला में प्रवेश कराना और उनका हमारे शरीर में सांद्रित होने की प्रक्रिया को जैव आवर्धन यानी बढ़ना,
कहते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इनटू आवर फूड चेन बाय वेरियस मीन्स एंड देयर कंसंट्रेशन इन आवर बॉडी इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, आराम से आप लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। एक परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का चित्र बनाना है। तो परितंत्र में तीन तरह के स्टेप्स में ऊर्जा प्रवाह होती है। सबसे पहला जो है आपका प्राथमिक पे जाती है, फिर द्वितीयक पे और तृतीयक पे। सबसे पहला उत्पाद जो है प्रोड्यूसर होता है, जो सनलाइट में वो करता है। और देखिए, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी और टर्टियरी कंज्यूमर्स जो होते हैं, यहाँ पे टीसी, एससी और पीसी शॉर्ट फॉर्म लिखा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी। तृतीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, पहला उत्पाद होता है। इसमें हर एनर्जी लेवल पे आप जाते हैं। पहला जो आपका ये 100% एनर्जी लेवल होता है इसका, ठीक है। 100 का से सीधा का सीधा आपका जो है यहाँ पे 10% आ जाता है, यहाँ पे 10 से जो है आपका 1 आ जाता है। तो ये यहाँ पे हर एनर्जी लेवल पे आपको 10% लॉस जो है आपको देखने का मिलेगा। बहुत सारे लॉसेस जो है आपको मिलते रहते हैं। तो इस तरह का आप एनर्जी पिरामिड जो है बना सकते हैं। परितंत्र का ऊर्जा प्रवाह चित्र जो है आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया? बहुत ही ईजी है ये क्वेश्चन। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव इसलिए क्योंकि किया क्योंकि मटर का पौधा आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यह एक साल में कई बार लगाया जा सकता है, ठीक है। और इसके पुष्प का जो है आकार में बड़े होते हैं पुष्प, और इनका अधिक परागण जो है क्षमतावान होता है, ठीक है। इसका अधिक परागण क्षमतावान है, यानी कि आपका इसका अधिक परागण कराया जा सकता है। इनमें परागण को आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। ये रहा देखो, और अधिक परागण क्षमतावान है। और यहाँ पर जो है मटर के पौधे आसानी से बड़े हो जाते हैं, और इनका अध्ययन करना भी अत्यधिक सरल होता है। तो ये सारी खासियतों की वजह से मेंडल ने जो है इस पौधे का उपयोग किया। यही चीज़ मैंने नीचे इंग्लिश में भी बताई है। क्लियर हुआ? तो इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो आपका सी सेक्शन है, इसमें क्या पूछा गया है? किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 5x3 है। तो एक विद्युत परिपथ में तीन प्रतिरोधों को, जिनके क्रमशः R1 R2 और R3 पार्श्व क्रम, यानी कि आपका क्या है, समानांतर। पार्श्व क्रम को ध्यान रखना, समानांतर यानी कि नीचे आप पढ़ोगे ना तो पैरेलल आ जाएगा, ठीक है। या पैरेलल मतलब समांतर होता है, आप मैथमेटिक्स में भी जानते हो। तो ये समानांतर होता है, पार्श्व से कंफ्यूज नहीं होना, श्रेणी और समानांतर। तो यहाँ पर जो है आपको प्रूव करना है कि ये जो समतुल्य प्रतिरोध है इससे कितना निकलेगा, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कितना होगा इस सर्किट का। तो देखिए, हम निकाल रहे हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो यही क्वेश्चन में पूछा गया। पैरेलल का प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए सोल्यूशन है, ध्यान रखना। प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन है। पहले सबसे पहले ये परिपथ का चित्र बनाएंगे। इसमें R1 R2 और R3 रेजिस्टेंस जो है हमने इस तरह से दे दिया, जिसमें R1 में I1 जा रहा है, R2 में I2 जा रहा है, और R3 में I3 जा रहा है। जिसमें जो नंबर है उसमें वही करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर हमने एक कुंजी लगा दी है, यहाँ पर जो है एक ई सेल से हमने इसको जोड़ दिया है, और सभी में I धारा प्रवाहित हो रही है। ये तो आपको चित्र समझ में आ गया। अब इस चित्र को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। देखिए, यहाँ पर जो चित्र है, लेट R1 R2 एंड R3 three resistors connected in parallel between point A and B. Suppose a cell E is connected between A and B and a potential difference V is applied between them. इसी को जो चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में लिखी गई है वही चीज़ मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखी है। माना R1 R2 और R3 तीन प्रतिरोध है जो बिंदुओं A और B के बीच समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। माना A और B के बीच एक सेल E जोड़कर उनके बीच विभवांतर B लगाया जाता है, ठीक है। यह इतना लिख दोगे, बहुत ही सिंपल स्टेप्स में बताएं, खुद लिखा है मैंने, ताकि आप लोग जो है आसानी से पढ़ पाएँ, क्योंकि किताब की लैंग्वेज जो है अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली है, बहुत एक बार बताऊंगा तुरंत, मैं गारंटी देता हूँ कोई बच्चा इसको पढ़ रहा है तो वो नहीं छोड़ पाएगा इस क्वेश्चन को। ये परिपथ का चित्र तो कोई भी बना देगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें केवल ई और के लगाना है, बाकी R1 R2 और I1 I2 और I3 ए और बी आपको लगा देना है, ठीक है। इसके बाद में ये लिख देना है कि R1 R2 3 क्या है, आपके प्रतिरोध है जो ए बी के बीच में समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, और ए और बी के बीच में एक सेल लगाया गया है ई का, है ना। एक सेल ई जोड़ करके उनके बीच विभवांतर बी जो है लगाया जाता है। अब यहाँ पर अगला, माना परिपथ में बहने वाली जो संपूर्ण धारा वो है आई, क्योंकि जो करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया, लेट द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट बी आई एंड द करंट फ्लोइंग इन R1 R2 एंड R3 इज I1 I2 I3। यही चीज़ हमने चित्र में दिखाई है।
पूरे सर्किट में करंट कौन सा दौड़ रहा है, आई, लेकिन R1 में I1, R2 में I2 और R3 में I3 दौड़ रहा है। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, तो माना परिपथ में बहने वाली संपूर्ण धारा I है तथा R1, R2 और R3 में बहने वाली धाराएं क्रमशः I1, I2 और I3 हैं। तब क्या होगा, तब यानी कि देन I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी कि टोटल जो I बह रही है वो कितना होगा, सभी का सम होगा ना। I तो भाई I तो बह रही है, लेकिन I अलग अलग हम रेजिस्टेंस में मान रहे हैं अलग अलग, तो उन सभी का सम होगा। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये समीकरण नंबर 1 दे दी। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ ईच रजिस्टर्स विल बी द सेम, यानी कि जो आप देख रहे हैं कि सभी में आई टोटल क्या बह रहा है, आई, यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर जो है समान होगा, है ना। वी समान होगा, क्योंकि हम जानते हैं ओम की नियम से, बाई ओम्स लॉ। यहाँ पे मैंने इसकी इंग्लिश लिख दी है, इस लाइन की जो है इंग्लिश आप देखोगे जो बच्चे हैं तो यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, ये वाली चीज़ें इंग्लिश में लिखी गई है, तो इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, हर जगह पे जिसकी इंग्लिश लिखनी है उसकी मैंने लिख दी है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे थे, सबने बहुत कमेंट किए, और आपके कमेंट का हमेशा इंतजार रहेगा। ठीक है, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों में विभवांतर का मान समान होगा, यही चीज़ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द ईच रजिस्टर विल बी सेम, यानी कि बाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ अभी हमने दूसरे तीसरे क्वेश्चन में पढ़ा था, वी इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है। तो वी इक्वल्स टू आई आर होता है, तो हमें क्या है, आई के फॉर्म में जाना है, क्योंकि आई की बात हो रही है। तो आई इक्वल्स टू क्या होता है, वी अपॉन आर। ठीक है, यही फॉर्मूला यहाँ से आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई यहीं छोड़ दो, आर को इधर ले जाओगे नीचे, तो वी अपॉन आर हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया। तो आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, यानी कि आई के फॉर्म में I1, I2 और I3 निकालें तो क्या हो जाएगा, I1 क्या हो जाएगा, वी अपॉन R1, क्योंकि वी तो सभी में एक है, विभवांतर क्या है, सभी में समान होगा, तो वी तो सभी में सेम है, 1 में भी, 2 में भी और 3 में भी। लेकिन आर वी एक जगह I1 के साथ क्या है R1, I2 के साथ क्या है R2 और I3 के साथ क्या है R3। ये तो समझ में आ गया होगा अब तो आपको। ठीक है, तो तीनों करंट लिख दिए। अब हमें पता है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 हमने यहाँ पे कर रखा है। इस समीकरण 1 में हम इसका मान रख देंगे तीनों का। तो हम यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में मान रखने पर, तो I इक्वल्स टू I1 का वैल्यू कितना है, वी अपॉन R1, तो वी अपॉन R1। I2 कितना है, तो वी अपॉन R2, और I3 कितना है, वी अपॉन R3। तो तीनों को जोड़ दिया, तीनों को जोड़ेंगे तो इसमें सभी में वी कॉमन है, वी को कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। ठीक है, वी कॉमन रहा। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि ये तीनों जो प्रतिरोध है, ये तीनों प्रतिरोध को अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये सारे के सारे RP के बराबर मानता हूँ। क्या मानता हूँ, RP। ठीक है, RP है समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। R1 प्लस R2 प्लस R3 को क्या माना, RP मान लिया, बस इतना है। क्या मान लिया, RP। वी तो पहले से ही मल्टीप्लाई था। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आरपी मान लिया, इनको आरपी मान लिया, तो वी अपॉन आरपी हो जाएगा। यही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था जिसको हमें प्रूव करना था, तो अभी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो वी इक्वल्स मतलब हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि आई इक्वल्स टू वी अपॉन आरपी, तो यहाँ पर जो है सिंपली कह सकते हैं कि आपका वी अपॉन आरपी, यानी कि आई को देखो, आई का फॉर्मूला क्या था, अभी देखो ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ यहाँ पर, सॉरी। आई का फॉर्मूला क्या है, वी अपॉन आर पी, वी अपॉन आर है। तो हमने क्या माना, जो आरपी है समांतर क्रम का समतुल्य प्रतिरोध, यानी कि टोटल प्रतिरोध है R1 प्लस R2 प्लस R3, हमने ये माना है टोटल। तो ये क्या हो गया, RP। तो यहाँ पर V अपॉन आर पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर पी। ये किसके बराबर है, आई के। तो आई की जगह हम क्या रख रहे हैं, इस आई की जगह हम चेंज कर रहे हैं क्या, V अपॉन आर पी। समझ में आ गया। तो इस आई की जगह हम V अपॉन आर पी रख रहे हैं, और बाकी चीज़ तो सेम टू सेम उतार दिया। तो 1/R1, 1/R2, 1/R3। यही जो है हमारा, इधर भी V है इधर भी है, तो V से V कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बचा, 1, यहाँ पे भी बचा 1। तो यहाँ पे बचा 1/RP इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही 1/R1, 1/R2 और 1/R3। यही हमें प्रूव करना था, जिसको हमने अभी अभी यहाँ पे प्रूव करके दिखाया। बहुत आसान था ये, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और पढ़ लेना, बिल्कुल गारंटी देता हूँ, मैं 100% दावा कर सकता हूँ किसी से भी कि ये क्वेश्चन अगर आता है तो कोई नहीं छोड़ पाएगा, और पूरे नंबर मिलेंगे। स्टेप्स पूरे लिखवाए हैं, कुछ लाइनें केवल हिंदी में लिखनी है, या कुछ लाइनें जो आपको इंग्लिश में लिखनी है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत मोटर क्या है, इसका सिद्धांत लिखिए। एक विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए, और उसके 2 उपयोग भी आपको बताने हैं। तो आप आसानी से बता सकते हो विद्युत मोटर क्या होती है। विद्युत मोटर तो वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को किस में करती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर जो है एक इलेक्ट्रिक मशीन है जो कि कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, सिंपल। अब आगे आते हैं सिद्धांत। सिद्धांत क्या होता है, विद्युत मोटर जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है,
और जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आरोपित हो जाता है या होता है। इस बल की मदद से जो है विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कह सकते हैं हम प्रिंसिपल द इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और उसके बाद में है its principle is when a rectangular coil is placed in a magnetic field, the current is passed through it. The coil rotates. As a result, the force acting on the coil. तो क्या करती है, जो फोर्स जो है एक्ट कर रहा है कोयल पे, उसके वजह से जो है क्या है, कोयल रोटेट करती है। हेंस इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। तो यही चीज़ हमने इसके सिद्धांत में बता दिया। इस तरह का आप डायग्राम जो है बता सकते हैं। यहाँ पे R1 और R2 जो है आपके दो रिंग्स हैं। ठीक है, रिंग हो गए। और ये B1 और B2 जो है आपके बुश हो गए। और यहाँ पर जो है ये मैग्नेटिक इस तरह से रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ए नीचे की तरफ और सी जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। ये N नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है मैग्नेट का। बस आपको इस तरह से सिंपल डायग्राम बना देना है। यहाँ पर जो है हमने सप्लाई दे रखी है। ठीक है, बस ये सिंपल सा डायग्राम है। उपयोग बता सकते हैं आप, विद्युत मोटर के अन्य कार्यों में उपयोग किए जाते हैं, जैसे बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने में, कृषि काम में, खेतों को जोतने के लिए, बोने के लिए और काटने के लिए, सिंचाई पंपों को चलाने के लिए, के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप प्रयोग कर सकते हैं। और भी आप घरों में बता सकते हैं, वॉशिंग मशीन में, रेफ्रिजरेटर में, बहुत सारी चीज़ें हैं यार, कितना लिखे आदमी। ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न डे लाइफ। दे आर यूज इन वैक्यूम क्लीनर्स, यहाँ पे लिख दिया मैंने, कंप्यूटर प्रिंटर्स, फैक्स मशीन, मशीन टूल्स, प्रिंटिंग प्रेस, ऑटोमोबाइल्स एटसेट्रा। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। इन एग्रीकल्चर फील्ड ऑल्सो। अब यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है, समावयता किसे कहते हैं। पेंटेन के समावयों के नाम और संरचनात्मक सूत्र जो है आपको लिखना है, यानी कि आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है आपको बताना है आइसोमर ऑफ पेंटेन का। तो देखिए, वे कार्बनिक यौगिक जिनके गुण अणुसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण जो है वो कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो वो जो है समवयी कहलाते हैं। और इनका ये जो गुण है ये समवयता कहलाता है। ठीक है। those organic compounds which have same molecular formula but different physical and chemical properties, ठीक है, called isomers and their properties are called isomerism। ठीक है, यहाँ पर हमने डेफिनेशन बहुत सिंपल तरीके से लिख दी है। हमारे तीन तरह के इसके जो पेंटेन होते हैं, इसके आइसोमर्स होते हैं। एक होता है आपका एन पेंटेन, जिसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दे दिया है मैंने। दूसरा होता है आपका आइसो पेंटेन और तीसरा होता है नियो पेंटेन। ठीक है, तो इन तीनों के स्ट्रक्चर्स को आपको इस तरह से ड्रॉ करना है और इनके नाम जो है तीनों के मैंने नीचे लिख रखे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे कि ओजोन क्या है। ओजोन जो है आपको बताना है पहले। तो ओजोन जो है ऑक्सीजन का एक अपरूप है। इसका एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसका अणुसूत्र O3 है। ठीक है, यह ऑक्सीजन के 3 अणुओं की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया द्वारा बनता है। चलिए अभी मैं समझाऊंगा इसको कैसे बनता है। तो ये पार्ट हमने बता दिया ओजोन क्या है। इंग्लिश में भी मैंने लिखा है, ओजोन इज ए एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन। क्या है, एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन है। और इट्स वन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इट्स मॉलिकुलर फॉर्मूला इज O3। ठीक है, ये इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला है। इट इज फॉर्मुलेटेड बाय रिएक्शन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब कैसे होता है देखिए बताता हूँ। जब आपका ऑक्सीजन जो है O2 होता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने जो ये डायग्राम दिखाया है इसमें काला हो गया इसको, ये 2 ऑक्सीजन है, O2 है। इसको यूवी रेज यानी कि सन की जो यूवी रेज हैं इससे इसका रिएक्शन होता है। तो जब इसका रिएक्शन होता है तो ये दो O2 था तो ये OO में डिवाइड हो जाता है, यानी सेपरेट हो जाता है एक O अलग अलग OO एटम्स में। ठीक है, अलग अलग एटम्स में। अब ये अलग अलग एटम्स फिर से जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन यानी O2 अवेलेबल है, ये रहा O2। ठीक है, इसमें से प्रत्येक एटम जो है O2 के साथ जुड़ करके फिर O3 बना देता है। इसी तरह से क्या है, सेपरेट O जो है एटम ज्वाइन अप विद अनदर O2। ठीक है, O2 से ज्वाइन होता है और फॉर्म कर देता है O3, जिसको हम बोलते हैं ओजोन। ठीक है, क्लियर हुआ, अभी समझ में आ गया। रिएक्शन आप अगर अब लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं कि सन UV प्लस O2 गिव्स O प्लस O। ठीक है, और फिर इसमें से O निकल करके सीधा जो है कोई भी O आपका सीधे O2 से क्रिया करके O और O2 O3 बना देते हैं। बस ये सिंपल सा है। अब यहाँ पे देखिए बी पार्ट क्या पूछा है। बी पार्ट में पूछा क्या गया है
यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है? परितंत्र की क्यों प्रभावित कर कैसे प्रभावित करता है ये बताना है। ओज़ोन पृथ्वी की सतह पर एक आवरण बनाती है जो परावैंगनी विकिरण से हमें बचाती है। परावैंगनी विकिरण जो हमारे लिए बहुत खतरनाक होते हैं, इस प्रकार ये परितंत्र को नष्ट होने से बचाती है। अगर ओज़ोन परत नहीं होता तो हानिकारक परावैंगनी विकिरणें पृथ्वी पर पहुँच जाती तथा मानव और अन्य जीवों में कैंसर उत्पन्न करती। ठीक है? तो ये इस तरह से परितंत्र को बचाता है। तो ओजोन forms a covering on the earth surface that protects it from ultraviolet radiations. Ultraviolet UV radiations is very harmful for us. In this way it protects the ecosystem from destruction. ठीक है, ये लिख दिया। अगर हम लिख सकते हैं इसको, अगर if there was no ozone layer, हार्मफुल ओजोन लेयर अगर नहीं होती तो हार्मफुल यूवी रेज वुड रीच द अर्थ एंड कॉज कैंसर इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। ठीक है, अगर नहीं होती तो क्या होता है ये भी मैंने इसमें साथ में बता दिया। बाकी एक ही लाइन, दो लाइन में ही आपको बतानी थी कि ये कैसे बचाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा जो है पार्ट ये भी पूछा गया है। सी पार्ट में क्या पूछा गया है? सी पार्ट में पूछा गया व्हाट स्टेप्स बीन टेकन टू रिड्यूस ओजोन लेयर डिप्लीशन, यानी कि ओजोन परत के क्षय को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आंसर्स तो सभी लोग गलत लिख के आएंगे अगर नहीं ढंग से पढ़ा तो। क्या क्या कदम उठाए गए हैं ये पूछा है, इससे क्या नुकसान हो रहा है वो नहीं पूछा गया है। ठीक है, इसके बैड इफेक्ट नहीं पूछे गए हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको, इसका देखिए, ओजोन क्षय से होने वाली हानि को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। क्या है? 1987 में यूएनईपी ने सभी सदस्य देश, यानी जितने भी देश हैं जिसमें भारत भी शामिल है, के बीच में सीएफसी का उत्पादन 1986 के स्तर तक सीमित रखने के लिए समझौता करवाया और एक समझौते पे हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, दूसरा क्या है? क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है, इसके नए विकल्पों की खोज की जा रही है। तीसरा क्या है? सुपरसोनिक विमानों को कम से कम प्रयोग करने की सलाह दी गई थी। और इसके बाद में नाभिकीय विस्फोटों पर प्रभावी नियंत्रण और एचसीएफसी के उपयोग को सीमित करने के बारे में कदम उठाए गए हैं। ये आपको इस आंसर में लिखना है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे सीधे सीधे। दुष्प्रभाव नहीं बनाने हैं, आपको बताने हैं कि क्या कदम उठाए गए हैं। ये 4 कदम उठाए गए हैं, इन चारों में से 3 भी लिख देते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, फॉलोइंग स्टेप्स हैज़ बीन टेकन टू रिड्यूस द लॉस ड्यू टू ओजोन डिप्लीशन। तो क्या है? 1987 UNEP entered into a agreement among all member states to limit the production of CFC to 1986 level, और alternatives to chlorofluorocarbons are being explored। ठीक है, और मिनिमल यूज ऑफ सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट हैज़ बीन एडवाइज्ड, और इसके बाद में स्टेप हैव बीन taken to efficiently control nuclear explosion and limit the use of CFC। ठीक है, इस तरह से ये जो है कदम उठाए गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपसे क्या पूछा गया? मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। बहुत ही स्टेप वाइज सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा आंसर है ही नहीं इसका, केवल डायग्राम से ही सब कुछ आप बता सकते हो। चलो देखो, नर व मादा में युग्मक जनन के द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है। नर में एक्स और वाई युग्मक तथा मादा में केवल एक्स युग्मक निर्मित होते हैं। नर के एक्स युग्मक जब मादा के एक्स युग्मक के साथ संलयित होते हैं तो मादा संतति जो है वो उसका निर्माण होता है। ये चीज समझ में आ गई? देखिए कैसे निर्धारण होता है, सिंपलेस्ट शब्दों में बताऊंगा। और जब नर के वाई युग्मक मादा के एक्स युग्मक के साथ संलयित होते हैं तो यहाँ पर जो है नर संतति का निर्माण होता है। ठीक है, ये चीज आ गई, दोनों चीजें समझ में आ गई कि मादा और नर का निर्माण कैसे होता है। अतः मानव में निषेचन के फलस्वरूप, यानी कि मानव में निषेचन के फलस्वरूप 50% मादा संतति और 50% नर संतति होने की संभावना होती है। इसका मतलब क्या है कि मानव के निषेचन के दौरान 50% चांस है कि लड़का होगा और 50% चांस है कि लड़की होगी। इस प्रकार लिंग निर्धारण में जो है वाई यानी कि नर गुणसूत्र, यानी कि नर युग्मक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि सेक्स डिटरमिनेशन में वाई ही मेन भूमिका निभाता है। एक्स तो दोनों के पास है लेकिन वाई जो है केवल नर में है, और यही जो है वाई जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
अब देखिए इसको मैं यहाँ पे ग्राफ के थ्रू आपको समझाता हूँ, फिर नीचे इंग्लिश के लिए भी लिखा है। सेक्स डिटरमिनेशन यानी कि लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो देखिए मेल में जो होता है नर और मादा यहाँ पे दे रखा है, तो मेल में जो है एक्स वाई दोनों होते हैं और मादा में केवल एक्स एक्स होती है। अगर इसका एक्स, ठीक है, इसका मान लीजिए इसका एक्स जो है ये रहा, इसका एक्स जो है यहाँ पर आता है और इसका भी कोई एक एक्स जो है यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, इसका एक्स जो है यहाँ पर हम ले जाते हैं और इसका एक्स इस एक्स से, जो ये वाला एक्स है, इससे अगर मल्टीप्लाई होता है तो दो एक्स मिलते हैं और दो एक्स मिल करके क्या बनते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा, फीमेल बनेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर इसका एक्स जो है आपका, ठीक है, इसी का एक्स अगर आपका सीधा सीधा क्या करता है, इसका एक्स जो दूसरा वाला है एक्स, वो फिर से अगर दूसरा वाला एक्स निकल करके अगर आपका फिर से दूसरे वाले एक्स से मिलेगा, इसी वाले एक्स से मिलेगा, इसके एक्स है लेकिन यहाँ पे दो एक्स है, एक बार ये एक्स मिलेगा तो भी मादा बनेगी और ये दूसरा वाला एक्स निकल कर इससे मिलेगा तो भी मादा बनेगी, यानी कि दो बार ये मादा बना सकती है एक्स, दो एक्स मिल करके। अब वाई की बात करते हैं, तो वाई देखिए, अब मैं इसको एक्स वाला तो समझ में आ गया, मैं हटा रहा हूँ इसको। अब देखिए वाई की बात, अब अगर इसमें से वाई आता है, ठीक है, ये वाई आया पूरा और यहाँ से मादा का जो है ये एक्स आया इसमें, तो वाई और एक्स बन गए और यहाँ पे आपका मेल बना। ठीक है, इसी तरह से ये वाई आपका आया हुआ है, तो इसी वाई को फिर से ले लेते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, ये वाई आया और यहाँ से दूसरा एक्स निकल के आया इसके पास में, तो ये भी फिर से एक्स वाई बना और ये एक्स वाई जो है फिर से नर का निर्माण करेगा। यहाँ भी यहाँ पर भी दो बार नर भ्रूण बन रहा है, यानी कि 50-50 चांसेस हो रहा है कि मादा और नर बन सकते हैं। मेन भूमिका वाई की रह रही है। ठीक है, क्योंकि एक्स तो दोनों के पास है, तो एक्स 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 सभी में मिल रहा है, चारों में एक्स मिल रहा है, लेकिन वाई दो में मिल रहा है, तो ये 50-50 हो गया सीधा सीधा। अब आ जाइए, इसको इंग्लिश में समझा देता हूँ। जीमेट्स आर फॉर्म्ड इन मेल एंड फीमेल बाय गैमेटोजेनेसिस, एंड इसके बाद हम लिखेंगे एक्स एंड वाई गेमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन मेल्स एंड ओनली एक्स गेमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन फीमेल्स। ये चीज़ आप लिख दोगे, व्हेन एक्स gametes of male fuse with X gametes of female, the child will be female। ठीक है, तो चाइल्ड कैसी होगा, फीमेल होगा। एंड when Y gametes of male fuse with X gametes of female, the child will be male। ठीक है, सिंपल है, इसी तरह से आपको लिखना है, बिल्कुल 100% बता रहा हूँ। ये डायग्राम बनाना है, इस टाइप का डायग्राम बनाओ, चाहे अपनी बुक से बनाओ, डायग्राम जरूर बनाना है और उसके बाद में ये लाइनें लिखनी है। गारंटी देता हूँ आपको 5 नंबर नहीं रुक पाएगा कोई एग्जामिनर देने से। ठीक है, इसमें कोई डिटेल नहीं, रामायण नहीं लिखनी है, आपको केवल समझाना है कि कौन से किससे क्या चीज़ फ्यूज़ होगा और उसमें निर्माण क्या होगा। केवल हमें सेक्स डिटर्मिनेशन बताना है कि कैसे मादा या नर का निर्माण होता है। देयर फोर देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ 50% ऑफ फीमेल एंड और उसके बाद में 50% ऑफ मेल। ठीक है, रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। दस मेल वाई क्रोमोजोम और मेल गीमेट्स हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो मेल का वाई जो क्रोमोजोम है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेक्स डिटर्मिनेशन में। बाकी दोनों के पास तो एक्स कॉमन है, लेकिन मेल के पास जो है वाई, ये बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि ये निर्धारित करता है कि फीमेल से मेल बन सकता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमने आपको समझाई। तो आशा करता हूँ इस पूरे वीडियो को देखकर अगर आपको समझ में बहुत कुछ आ चुका होगा और आप अपने एग्जाम में भी बढ़िया परफॉर्मेंस करोगे। इसी तरह से आपके सॉल्यूशंस मिलेंगे, पर आप जल्द से जल्द कमेंट करिए, दोस्तों को शेयर करिए। आप लोग शेयर करने में कंजूसी कर रहे हो, व्हाट्सएप ग्रुप से शेयर कर दो, आपके टेलीग्राम ग्रुप से शेयर कर दो, लाइक का बटन तो प्रेस करना भूलना मत। आपके सारे सब्जेक्ट्स को इंग्लिश हिंदी जिस भी मीडियम में आप चाहते हो उस मीडियम में मिलेगा। कमेंट करवाइए और कमेंट करिए, ठीक है, और लाइक शेयर जरूर करिए ताकि हमारे पास मैक्सिमम कमेंट पहुंच पाए और हम आपके इस स्थिति पे काम कर पाए। क्योंकि हमारे पास 12th के भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, सर हमारा केमिस्ट्री सॉल्व करा दो, हमारा फिजिक्स सॉल्व करा दो, और उनके सॉल्यूशन अभी मैंने पेंडिंग छोड़ रखे हैं आपकी वजह से। तो आप जैसे जितने अभी मेरे पास उनके कमेंट ज़्यादा आने लग गए हैं, तो अब उनका सॉल्व होगा। जैसे ही आपके मैक्सिमम कमेंट आएंगे ना, तुरंत सॉल्व कर दिया जाएगा, हैंड टू हैंड सॉल्व कर दिया जाएगा। सॉल्व करने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका इंटरेस्ट शो होना चाहिए और राइट सॉल्यूशंस के लिए राइट चैनल चूज करें। बस इतना ही कहना है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।